दर्शकों, मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशी। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एवं जयवर्धन सिंह पहुंचे इंदौर। ईडी के इंदौर स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सीबीआई और अन्य एजेंसियों को हथियार बना रखा है। जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ईडी केस का क्या है? एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक पैसे की हेराफेरी नहीं हुई और एक संपत्ति कोई बिक्री नहीं हुई। किसी भी शेयर होल्डर और डायरेक्टर ने किसी तरह का कोई गबन नहीं किया और कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ तो प्रकरण किस बात का है? यह वह परिवार है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। दादा से लेकर पोती तक जेल में गए जिस परिवार में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी, उनको आज इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और कौन लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया, खून पसीना छोड़ एक नाखून तक का त्याग नहीं किया। आज जो घटनाक्रम दिल्ली में हो रहा है, एक बार फिर मोदी जी और अमित शाह जी डर के कारण ईडी को आगे कर रहे हैं। मैं मानता हूं सोनिया गांधी जी पूरे देश में और विश्व में महिला शक्ति की प्रतीक है और एकमात्र ऐसी महिला, ऐसी शख्स हैं जिन्होंने स्वयं त्याग किया था प्रधानमंत्री का पद। या कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसने त्याग किया हो प्रधानमंत्री का पद? वो ऐसी शख्स है। पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और हम सब मानते हैं कि जो आज वहाँ पे इंटरोगेशन हो रहा है ईडी के माध्यम से, ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ शोबाजी है। मैं मानता हूँ कि जो आज के समय देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको छुपाने के लिए भाजपा ये सब कर रही है। ये तो स्पष्ट हो रहा है, जिससे भाजपा डरती है उनके ऊपर ईडी और आयकर विभाग को सौंपती है। वहीं दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी भाजपा सरकार मोदी शाह की योजना के अनुसार कांग्रेस के उस परिवार की उत्पीड़न करने में लगी हुई है जिस परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में जितने परिवार के सदस्य थे उन्होंने सब ने गिरफ्तारी दी है। जी हाँ, पूरी भाजपा सरकार मोदी शाह के योजना के अंतर्गत कांग्रेस के उस परिवार को उत्पीड़न करने में लगी हुई है जिस परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में जितने परिवार सदस्य थे सबने गिरफ्तारी दी। 5-5, 6-6, 9-9, 10-10 साल जेल में, जिस परिवार में 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी। ये वो परिवार है, न डरा है न झुका है। इसलिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और जी जान से उनका साथ देंगे। वही कोर्ट पेशी के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी हुई है जिन्होंने हमारी जमानत निरंतर कर दी है। वही जीएसटी को लेकर उनका कहना था कि रोजी पर जीएसटी, रोटी पर जीएसटी और किराएदार पर जीएसटी, मकान मालिक पर जीएसटी हुआ, अब केवल हवा पर जीएसटी। सर, ईडी के सामने आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, पूरे देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको मालूम है प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा अन्याय और अत्याचार कर रही है, झूठे प्रकरण बना रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी को हथियार बना रखा है। जो लोग उनके खिलाफ हैं, जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अब ये ईडी केस क्या है? एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक पैसे की हेराफेरी नहीं हुई, एक संपत्ति की कोई बिक्री नहीं हुई, किसी भी शेयर होल्डर ने, डायरेक्टर ने एक पैसा उससे लिया नहीं। तो गबन कहाँ से हो गया? चोरी कहाँ से हो गई? और कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, तो अपराध किस बात की है? ये वो परिवार है जिसने आज़ादी की लड़ाई में दादा से लेकर पोती तक जेल में गए, जिस परिवार के 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी, उनको आज
ये प्रताड़ित कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया और खून पसीना छोड़ दीजिए, शहादत छोड़ दीजिए, नाखून तक का त्याग नहीं किया इन लोगों ने। सर आप तरीके से आज आपकी कोर्ट पेशी थी, न्यायालय ने क्या किसने बुलाया था? बड़ी मेहरबानी से उन्होंने हमारी जो जमानत है वो निरंतर कर दी है। धन्यवाद। सर आटे पे जीएसटी लगाने का बहुत विरोध हो रहा है इसका। इन्होंने छोड़ा क्या है? रोजी पर जीएसटी, रोटी पर जीएसटी और किराएदार पे जीएसटी, मकान मालिक पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, आटे पर जीएसटी। अब तो केवल हवा पर जीएसटी नहीं लगी है। थैंक यू। इंदौर क्राइम ब्रांच ने जीतू सोनी के साथ ही 5,000 की इनामी भूमाफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया भूमाफिया एक ही जमीन पर कई लोगों को बेचकर कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसकी पूछताछ के लिए तुकोगंज पुलिस के हवाले किया गया है। दरअसल इंदौर में जमीनों को लेकर भूमाफियाओं द्वारा लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। वही फरियादी ने तुकोगंज थाने में पिछले दिनों शिकायत दर्ज करवाई थी कि भूमाफिया अनिल जैन, जो कि जीतू सोनी का साथी, एक ही प्लाट कई बार बेचकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। वही फरियादी की शिकायत पर पुलिस अनिल जैन की तलाश लंबे समय से कर रही थी। पुलिस ने भूमाफिया अनिल जैन पर 5,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर इनामी भूमाफिया अनिल जैन को सागर से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अनिल जैन नाम के एक व्यक्ति को जो है पकड़ा गया है। इन पे तुकोगंज पे इनके विरुद्ध एफआईआर थी तुकोगंज थाने में। और पूर्व में जो है इनके जो साथी थे जीतू सोनी नाम से, वो गिरफ्तार हो चुके हैं इस प्रकरण में। इन पे 5,000 रुपये का इनाम घोषित था और उसके तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया। कहाँ पर इन्होंने फ्लैट किया था? ये इसमें इन्होंने जो है केस की जो डिटेल्स हैं वो आपको थाने से मिल जाएंगी पूरी। और बाकी ये है कि इन पे लगातार लंबे समय से फरार चल रहे थे। इसमें इनके संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की गई। ये जो है धोखाधड़ी और हेराफेरी के मामले में फरार थे। इंदौर के रोबोट चौराहे से हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से पुलिस ने अन्य 2 स्थानों से चुराई गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना सामने आई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। इसकी निशानदेही पर इसके एक अन्य साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 3 चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं, जिसके चलते यह मोटरसाइकिल चोरी है, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों का रिमांड लेकर पूछताछ करेगी, जिसमें और भी मामले के खुलासे होने की उम्मीद है। सर, वाहन चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करा है, जिससे कुछ वाहन जब्त किए गए। किस प्रकार के 2 आरोपी हमारे द्वारा पकड़े गए हैं। बाइक चोर हैं, एक का नाम अंकित है, दूसरा का नाम नरेश है। दोनों लोकल के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ से एक रोबोट चौक के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, वो उनसे अभी बरामद हुई थी। और फिर उसके अलावा भी हमारे द्वारा पूछताछ की गई, तो इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल और बरामद हो चुकी हैं। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। आरोपियों का हम लोग पुलिस रिमांड भी लेंगे, जिससे और अन्य बाइक भी बरामद हो सके। तो इस प्रकार से ये 2 मोटरसाइकिल चोर पकड़े हैं और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चोरी करने की मुख्य वजह क्या, नशा करने के आदी थे? हाँ, उनसे पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि वो लोग नशे के भी आदी हैं और नशा करके भी वो मोटरसाइकिल चोरी करते थे। कुछ पुराने रिकॉर्ड हैं इनके अन्य विभिन्न थानों के, वो रिकॉर्ड भी हम लोग मंगा रहे हैं अन्य थानों से, और हमारे यहाँ विजयनगर थाने में भी इनका रिकॉर्ड था। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अनिल दीक्षित की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य 3 आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने
इंदौर के आउटलेट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों पर पुलिस 30,000 का इनाम भी घोषित कर चुकी थी। दरअसल इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 12 जुलाई की रात 3 बदमाशों ने अनिल दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही हत्या करने वाले तीनों बदमाश सानू सागर, चयन सीके और निकंज हत्या कर फरार हो गए थे। तीनों आरोपियों पर पुलिस ने पहले तो 10,000 का इनाम घोषित किया था, उसके बाद इनाम की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी। वही डीसीपी क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर के आउटलेट क्षेत्र में मौजूद है, जिस पर क्राइम की टीम ने दबिश देकर शानू सागर, निकुंज और चयन सीके को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस द्वारा पूछताछ में ये बताया है कि पुरानी रंजिश के चलते अनिल दीक्षित की गोली मारकर हत्या की थी। वही हत्या करने के बाद शानू सागर, चयन सीके और निकुंज जयपुर, चंडीगढ़ होते हुए शिमला फरारी काटने लगे। वही पूरे मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले शानू सागर, निकुंज और चयन सीके को संरक्षण देने के मामले में 2 लोग बिट्टू गौड़ सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस तीनों आरोपियों से हत्या में प्रयोग किए गए हथियार भी जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग जो हैं यही इंदौर में के आउटस्कर्ट्स पर जो हैं ये मौजूद हैं। तो इसमें तीनों आरोपियों को, शानू, चयन और इसमें कृष्णा, तीनों आरोपियों को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक तौर पे जो समझ में आया है कि ये लोग यहाँ से भाग के जयपुर के माध्यम से चंडीगढ़ होते हुए शिमला, मनाली तक ये लोग फरारी में गए थे और जो है उसके पश्चात जो है मुखबिर की सूचना पर हमने इन तीनों को गिरफ्तार किया। इसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी थे। इसके अलावा इनको संरक्षण देने के आरोप में जो हैं 2 लोग और इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इसमें जिन जिन लोगों ने इनको संरक्षण दिया है, इनको भागने में मदद करी है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरा जो भी घटनाक्रम है उसके संबंध में और पूछताछ जारी है और जो इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी की जाएंगी। लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन तो उसके माध्यम से नहीं, इसमें हमको बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मुखबिर की सूचना प्राप्त हो गई थी और जो है ये जो इन्होंने वीडियो डालना और जो इस तरह का ये काम कर रहे थे कुछ दिनों से, अब उस पर लगाम लगेगी और जो है ये मैं सभी को बताना चाहूँगा कि इस तरह के ये इनके जो सपोर्टर लोगों ने जो वीडियो वगैरह डाले हैं, इस पर ये इनका कोई मतलब नहीं है और लगातार इनके गैंग पे हम कार्रवाई करेंगे। इसमें पूर्व में जो है इनके बीच में लगातार रंजिश रही है और उसमें वो कुछ कारण हैं, इसमें अन्य कारणों के बारे में भी पता किया जा रहा है। इंदौर में हाई प्रोफाइल टीआई सुसाइड मामले की आरोपी सस्पेंड एएसआई रंजना खांडे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। देर शाम तक मामले की 1 से 1.5 घंटे सुनवाई चली और जिसमें आरोपी रंजना खांडे की वकील ने दर्ज दिया है कि एएसआई हाकम सिंह से जो मांग कर रही है कार के लिए, वो उसके भाई कमलेश की थी। इस कार का पैसा रंजना ने दिया। वकील ने कहा कि हाकम सिंह ने पहले रंजना पर हमला किया, फिर खुद सुसाइड किया। उनको आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं गया था और चूंकि रंजना SC/ST में आती है, इसलिए उन पर SC/ST की धाराओं में केस दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं बनता। बहस पूरी होने के बाद रंजना खांडे कोर्ट ने देर शाम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ टीआई हाकम सिंह ने 24 जून को इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम के परिसर में पहले एएसआई रंजना खांडे को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया, जिसमें रंजना बाल बाल बच गई थी। पूरे मामले में कार के लेन देन की बात सामने आई थी और जिसमें मामले की जांच के लिए एक SIT की टीम गठित की थी। टीम ने पूरे मामले 4 आरोपी बनाए थे, जिसमें टीआई की तीसरी पत्नी रेशमा शेख, महिला मित्र एएसआई रंजना खांडे, एएसआई का भाई कमलेश खांडे और कपड़ा व्यापारी को आरोपी बनाया था, जिसमें कमलेश खांडे की धार में खाना बनाते समय जलने से मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपी रंजना और रेशमा की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया। वहीं पकड़ा व्यापारी अभी भी फरार है। पूरे मामले को लेकर रंजना के वकील ने रंजना की जमानत के लिए गुरुवार को जिला कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
और वकील कृष्ण कुमार कुन्हारी ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत कोर्ट के सामने रखे। वकील ने कोर्ट से कहा है कि हाकम सिंह की मौत के बाद उनका परिवार अनुकंपा, नौकरी सहित विभागीय लाभ चाहता है। परिवार इससे वंचित न रह जाए, इसके डर से रंजना को झूठा फंसाया। किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान रंजना से जब्त नहीं हुआ है। एसआई के वकील ने कोर्ट को बताया है कि चूंकि रंजना SC/ST वर्ग की है, इसलिए उस पर SC/ST अपराधों की धारा में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। आरोपी रंजना का जाति प्रमाण पत्र भी वकील ने कोर्ट में पेश किया है। वकील ने कोर्ट के सामने तर्क रखा है कि खुद की कार मांगना अपना अधिकार है, यह ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में नहीं आता। टीआई हाकम सिंह ने खुद को गोली मारी है और उसके पहले आरोपी को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। इस मामले में हाकम सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया जा चुका है और 1.5 घंटे की बहस और सारे सबूतों को देखते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार ने एसआई रंजना खांडे को देर शाम जमानत पर रिहा कर दिया है। हमारे द्वारा रंजना खांडे की ओर से एएसआई महिला पुलिस अधिकारी की ओर से एक जमानत आवेदन पत्र जिला कोर्ट इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करा था, जिसकी सुनवाई श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय SC/ST श्रीमान मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय में हुई थी। चूंकि रंजना को वो 4-5 दिन के रिमांड के उपरांत जेल भेज दिया गया, तो उसके उपरांत हमारे द्वारा जमानत अर्जी पेश की गई थी। जो जमानत अर्जी हमारे पर पेश की, सर्वप्रथम उसमें टीआई हाकम सिंह के परिवार के कई लोगों ने कोर्ट में आके अपनी आपत्ति दर्ज कराई और जमानत देने का विरोध करा, और साथ में ही अभियोजन ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि इस महिला को जमानत नहीं दें, महिला शातिर रहे और पुलिस विभाग में है। जिसके दौरान हमारे द्वारा कोर्ट को सर्वप्रथम बताया कि साहब इस महिला के विरुद्ध जो सबसे पहले धारा है वो है SC/ST की धारा है, ब्लैकमेलिंग की धारा और आत्महत्या करने के लिए उकसाने की। तो हमारी जो बहस का जो मुख्य बिंदु ये था कि साहब जो दलित वर्गों को लेकर जो कानून बना SC/ST, ये एक बहुत ही एक अलग अचंभित करने वाला ये FIR हुई है, जिसमें दलित वर्ग की महिला के विरुद्ध दलित वर्ग की धारा में FIR दर्ज कर दी, जबकि दलित वर्ग की महिला के विरुद्ध FIR दर्ज होना ही गैर कानूनी है। जिसको लेकर हमने रंजना का जाति प्रमाण पत्र पेश करा था और कोर्ट को बोला कि चूंकि साहब रंजना ने सन 2021 जुलाई में अपने भाई कमलेश खांडे के लिए टीआई हाकम सिंह से 5 लाख रुपए देते बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से देते हुए कार खरीदी, क्रेटा कार खरीदी थी। तो उस टीआई ने उस कार को रंजना के भाई के नाम से ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन सन 2021 से लेकर आज तक उसका कब्जा नहीं दिया। वो कार का कहीं दुरुपयोग टीआई साहब ना कर लें, इसको लेकर मैंने वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करी और मेरा अगर कार नहीं दे रहे तो मेरा पैसा दे, तो मेरा पैसा मांगना या मेरी कार मांगना ब्लैकमेलिंग की धारा में नहीं आती। इसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट सहित हाई कोर्ट के कई नजीरें पेश करी थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए और लगभग 1 घंटे चली बहस के उपरांत कोर्ट ने सर्वप्रथम अपना अभिमत देते हुए माना कि हमारे द्वारा जो रंजना का SC/ST का सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश करा था, उसको आपत्तिकर्ता गणों ने या शासन ने चुनौती नहीं दी है, तो ये माना जाता है कि रंजना SC/ST की, इस कारण से रंजना पे SC/ST का कानून का प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और अन्य धाराओं के अंतर्गत भी कोर्ट ने हमारे तर्कों को सुनने के उपरांत रंजना को 50,000 की जमानत का लाभ दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच और लसुड़िया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली दवा कोडीन फॉस्फेट सिरप खरीदने और बेचने वाले 2 आरोपियों को 115 नग बोतल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 1000 रुपए बताई गई है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा करने वाली और नशे की खरीदी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली दवा कोडीन फॉस्फेट सिरप भारी मात्रा में लेकर खड़े हुए हैं, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत एक टीम गठित कर घेराबंदी कर 2 लोगों को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम वसीम और समद बताया है, जिनकी तलाशी लेने पर 150 बोतल नशीली दवा कोडीन फॉस्फेट सिरप जब्त की है। वहीं पकड़ा गया आरोपी वसीम पर पूर्व में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 12 से ज्यादा आरोपी वसीम पर मामले दर्ज है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध हथियार रखना, चोरी जैसे मामले शामिल हैं। मादक पदार्थों पर हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे, इसके लिए जिला इंदौर पुलिस प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में जो है एक वसीम नाम के और समद नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। वसीम पे पूर्व से 12 अपराधी पंजीबद्ध हैं और इनसे करीब 150 बोतल कोरेक्स की बरामद हुई है। इसका कोरेक्स का नशा करने के लिए ये लोग यहाँ पर बोतल सप्लाई किया करते थे और ये इन्होंने भोपाल से लाना बताया है। इस संबंध में अभी और पूछताछ जारी है और ये नेटवर्क जो है इनका और कहाँ तक फैला हुआ है इंदौर ज़िले में, उसके संबंध में हम पता करेंगे। और ये आदतन अपराधी हैं, पूर्व में भी ये जो है NDPS में भी बंद हो चुका है, आर्म्स एक्ट में भी बंद हो चुका है। इस तरह के जितने भी अपराधी हैं आदतन,
जो कि नशाखोरी के धंधे में संलिप्त हैं, इन सब पे कार्रवाई जारी रहेगी। कहाँ से पकड़ा है इनको? ये यहीं इंदौर में अपने सामान लेके आए हुए थे और उसको बेचने की फिराक में घूम रहे थे। इंदौर के जीपीओ चौराहे पर स्थित लक्ष्मी पेट्रोल पंप पर पिछले दिनों आग लग गई थी, जिसके बाद पंप को बंद करा दिया गया था और जांच एडीएम को सौंपी गई थी, जिसमें जांच में भरी लापरवाही पाई गई थी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आज पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर कलेक्टर ने उसे सील कर दिया है। दरअसल घटना 2 मई की है। इंदौर की जीपीओ चौराहे पर स्थित लक्ष्मी पेट्रोल पंप की है, जहां घनी आबादी और व्यस्ततम चौराहे वाले पेट्रोल पंप पर उस वक्त अचानक आग लग गई जब पेट्रोल पंप का टैंकर खाली किया जा रहा था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। पंप पर पेट्रोल का टैंकर खाली करने के दौरान आगजनी शुरू हो गई। इसके बाद हरकत में आए पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तुरंत मौके की नजाकत को भांपते हुए अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। आगजनी के दौरान पेट्रोल से भरे टैंकर को तुरंत बाहर निकालने की कोशिश की गई। और अग्निशमन यंत्रों के सहारे फैलती आग और टैंकर के बीच लक्ष्मण रेखा खींची गई, जिसके बाद टैंकर को मौके से सुरक्षित निकाल दिया। वहीं आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी से कोई जनहानि और बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। आगजनी के दौरान 20,000 लीटर डीजल और पेट्रोल पंप पर मौजूद था, जिसमें 12,000 टैंकर में और पंप के टैंकर में 8,000 लीटर डीजल पेट्रोल था। अपने एक संग के काम करो, एक ने एक दूसरे का वो नहीं करा। भैया क्या कारण था एकदम आग लग गई? आग लगने के बाद से पेट्रोल पंप सील कर दिया गया था और पूरे मामले में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एडीएम को जांच करने के आदेश दिए थे। ये मार्क डील अगर होती तो ये इस तरह की आग लग जाती क्या होता? मतलब ये आग लग जाती क्या इससे? हम खुद ही लगा कर मार्क डील करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, आदमियों को ट्रेनिंग देना पड़ती है। किसी से परमिशन ली थी? इसमें फायर ब्रिगेड की अनुमति लगती है, पुलिस प्रशासन की अनुमति लगती है, आपने किसी से अनुमति ली थी क्या? 15 सिलेंडर साथ में रखे थे। वो आपके पास व्यवस्था सारी थी, हम मानते हैं, लेकिन क्या आपने व्यवस्था के रूप में पुलिस प्रशासन से या फायर ब्रिगेड से ली थी क्या? वही आज जांच रिपोर्ट में आया है कि लापरवाही के कारण आग लगी थी। वही रहवासी क्षेत्र होने की वजह से और पेट्रोल पंप मालिक को पंप पर सुरक्षा व्यवस्था करने में असक्षम पाया, जिसको देखते हुए आज कलेक्टर मनीष सिंह ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर पंप को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। देखिए, एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जिला दंडाधिकारी की परमिशन रिक्वायर्ड रहती है। इस प्रकार के किसी एक्सप्लोजिव लाइसेंस जो आगरा या नागपुर से जारी होते हैं, और जिला दंडाधिकारी एनओसी देते समय सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एरिया किस प्रकार का है, जो व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति की सक्षमता है कि नहीं है प्रिकॉशंस रखने की। ये एरिया भी बहुत खतरनाक है और जो व्यक्ति है उसका संचालक, उसकी सक्षमता भी हमको नहीं दिख रही इस प्रकार की कि वो सावधानी आगे ही बरतेगा। इस बार तो ईश्वर की मेहरबानी से कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें कि लोग डेथ हो गई, तो ये इतना बड़ा हादसा हो सकता था कि कईयों की जान जाती है इसमें। इसलिए ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए जहां पर कई लोगों की जान जा सकती थी, कई सारे परिवार बर्बाद हो सकते थे। तो हम लोगों ने सख्ती करते हुए उस पर एनओसी विड्रॉ की है कायदे से। अब इसमें एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट को जो पूर्व उन्होंने जारी की थी एनओसी, वो उनको निरस्त करनी चाहिए इसमें।